Hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic problem based on resistance. ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए. दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था रो पे, एल पे और ए पे, है ना. रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी कह सकते हो, है ना. एल क्या था, लेंथ ऑफ द वायर, एंड ए क्या था जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, किस फैक्टर पे जो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, बता सकते हो आप लोग. बिल्कुल, तो फर्स्ट होगा जी, ये डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ द वायर, है ना. फिर ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स आप कह सकते हो थिकनेस ऑफ द वायर. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द वायर, है ना, मटेरियल ऑफ द वायर. ठीक है, अगर और एक और पॉइंट्स लिखना है तो क्या लिखोगे अपन, टेम्परेचर ऑफ द वायर. क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ द वायर. ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है. दैट मीन्स कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है. लेंथ पे किस तरह डिपेंड करता है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, रिलेशन पूछा तो हम जानते हैं इफ़ लेंथ इंक्रीजेज, अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा. क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, जैसे कि मान लो ये कोई ना कोई जो है ना क्रॉस सेक्शनल जो है कंडक्टर है, ये वायर है अपना, ठीक है, कंडक्टर है, तो बीच बीच में क्या था, पिलर था जिसको पॉजिटिव चार्ज बोला था. अब इलेक्ट्रॉन्स जितना, जैसे यहाँ पे कोलिजन किया, फिर इधर गया, फिर इसके पीछे वाला हिट किया इसको, तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा दूर वो ट्रेवल करेगा उतना बार कोलिजन्स होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा जी, अगर लेंथ बढ़ता है तो इफ़ लेंथ इंक्रीजेस कोलिजन्स बढ़ेगा. दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑल्सो इंक्रीजेस. ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, अब एरिया पे क्या रिलेशन है जी, ये देखो, जैसे कि अगर मान लो इसका एग्जांपल मैंने दिया था, अगर कोई भीड़ भाड़ का एरिया है तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन हो रहा होता है ना. बट अगर उसी एरिया को डबल कर दिया जाए, दैट मीन्स एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या हमें मूव करने में थोड़ा सा फ्री महसूस होगा ना, हम ईजिली मूव कर पाएंगे. दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि कोलिजन कम हो जाएगा वहाँ पे, है ना. तो दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इफ़ एरिया इंक्रीजेस, अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीजेस. क्या इसमें कोई डाउट है कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है और एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज कर रहा है. क्लियर है. अब है मटेरियल ऑफ द वायर. देखो भाई, जैसे मटेरियल का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कंपेयर किया था डेंसिटी से, जैसे कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. जैसे कॉपर का वायर है तो कॉपर वायर का अपना एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होगा, उसकी रो की वैल्यू फिक्स्ड होगा. अब वो कॉपर वायर तुम थोड़ा सा लो या फिर जितना भी ले लो, उसका लेंथ बढ़ा दो या थिकनेस बढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी उसका फिक्स्ड रहेगा जी. जैसे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, तो भाई प्योर वाटर तुम कितना ही ले लो, क्या उसका डेंसिटी चेंज होता है, क्या नहीं होता ना. तो वैसे ही ये रेसिस्टिविटी भी होता है. बात समझ में आ रहा है. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है. और ध्यान रखें, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ही नहीं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे जी, और ये नोट पॉइंट क्या है, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. क्या लिखोगे आप, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे टेम्परेचर वाले में दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. क्यों लिखा है ऐसा, देखो टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस तो अफेक्टेड होता ही, साथ में ये भी अफेक्टेड होगा. समझ गए ना. देखो रेसिस्टिविटी को लेंथ से और एरिया से कोई मतलब नहीं है. जैसे डेंसिटी को अमाउंट से, मतलब कितना क्वांटिटी आप ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज करेगा. बात समझ में आ रहा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाता है, तो वहाँ पे जो है कोलिजन्स अफेक्ट होता है. दैट्स वाई अपना रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. क्या ये चीज़ क्लियर है. ओके, तो नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स अपन जो क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं जी. आपका एक पॉइंट्स है यहाँ पे,
फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन वायर, if the length is stretched to n times, अगर लेंथ को हमने n टाइम्स क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया है, then area is reduced to 1/n टाइम्स। ठीक है, यानी हमसे कह रहा है कि भाई देखो कोई गिवन वायर है, अगर हमने उसके लेंथ को n टाइम्स से मल्टीप्लाई करा तो एरिया को n टाइम्स से डिवाइड करेंगे, एंड वाइस वर्सा ट्रू। इसमें ये भी लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा आर ट्रू। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में आता है। ठीक है ना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कहना ये चाह रहा है, देखो भाई अगर जो लेंथ है ना, अगर तुमने लेंथ को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एरिया है वो n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो, यानी जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपने लेंथ को n से डिवाइड करा तो जो एरिया है वो n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही केस में जो ओरिजिनल लेंथ l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है जी। ठीक है, मतलब अगर हमने नया लेंथ को यानी कि उसको खींच के स्ट्रेच करके उसको n टाइम्स से मल्टीप्लाई करा, एरिया n टाइम्स हो गया, सॉरी लेंथ n टाइम्स हो गया तो एरिया n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब उसको फोल्ड कर दिया वायर को, तो एरिया बढ़ जाएगा तो लेंथ उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इतना समझो कि जिस नंबर से हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसी नंबर से एरिया को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन जी। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ वायर ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, यानी वायर का लेंथ गिवन है। तो फिजिक्स जब भी न्यूमेरिकल्स बनाना हो ना, तो जो डेटा गिवन है पहले उसको ध्यान से पढ़िए और लिख लो उसको। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका यूनिट का होता है कि यूनिट सेम है कि नहीं वो देखना है। तो वायर का जो लेंथ है गिवन, लेंथ ऑफ वायर कितना है जी, 2 मीटर दिया है, लिख लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया ही दे रखा भाई, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है बताना, 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भाई ये तो मीटर में है बट ये तो सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट एरिया गिवन ही, आपको एरिया फाइंड नहीं करना है, बट यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट का सेम करने का क्या है फंडा जी, देखो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं इधर स्क्वायर कर रहा हूँ 1 मीटर का स्क्वायर, तो क्या मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बताओ, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पे 4 टाइम्स 0 लिख दूँ, इतना सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दूँ, ठीक है। तो जब मुझे कन्वर्जन करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो क्या है 0.02 है, 10,000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, यानी 1 पे 4 टाइम्स 0। और अगर ये डेसिमल वाला हटा दूँ तो क्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0 और भी आ जाएंगे। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ज़रा देख के बताना, 2 × 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर लिख दूँ। ये चीज़ क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे। मुझे एल पता है, ए पता है जी, और क्या दिया हुआ है, अपने को रेसिस्टिविटी भी दे रखा भाई, तो रो की वैल्यू भी लिख लो। अब यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 11 × 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में गिवन है, और रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है जी, हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो जस्ट अपन ने फॉर्मूला भी देखा है, फॉर्मूला देखा है ना, क्या है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई, लगा दीजिए फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। रो की वैल्यू कितनी है, 11 × 10 टू द पावर -7, एल का वैल्यू कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है अपने पास जी, 2 × 10 टू द पावर -6 है। कैंसिल कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा, 11 × 10 टू द पावर -7, ये माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, +6। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 11 × 10 टू द पावर -1, दैट मीन्स क्या मैं ये 11/10 लिख सकता हूँ। क्या इसकी वैल्यू 1.1 ओम हो जाएगा, बताओ। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो
यहाँ पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 220 मीटर इज 7 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि हमें लेंथ दे रखा है, हमें डायमीटर ऑफ द वायर भी दे रखा है 0.4 mm है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? देखो नॉर्मली वायर जो है ना वो सर्कुलर होता है जी, देखा होगा सबने, है ना। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे अपन, फाइंड करना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। दैट मीन्स इस बार हमसे रेसिस्टिविटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? रेसिस्टिविटी कितना होगा, ठीक है। जो डेटा गिवन है उसको लिख लो पहले आप ठीक से। अपने पास दिया हुआ क्या है? लेंथ की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है बताओ? 220 मीटर, ठीक है। डायमीटर भी दे रखा है, कितना है? 0.4 mm। देखो 0.4 mm है ना, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.4 mm। अगर मैं रेडियस फाइंड करूँ यहाँ से, क्या फाइंड करूँ? रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट? रेडियस d/2 होता है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 0.2 mm लिख लो। अब भाई इस मिलीमीटर को अपने को सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में, है ना। तो जब रेडियस का वैल्यू जब कन्वर्ट करोगे ऐसा यूनिट में, r इज इक्वल्स टू 0.2 mm है, ठीक है जी। तो 0.2 mm को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। और जब इस डेसिमल को हटाओगे तो क्या एक और 10 आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आ जाएगा। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ मीटर लिख दूँ? लिख देना, चलो ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे बताओ? एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना है? 2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर कर लेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ एंड 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख सकते हो सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में है। हमने एरिया भी ऐसे यूनिट में फाइंड कर लिया। अब अपना जो रेसिस्टिविटी आएगा वो भी ऐसे यूनिट में आएगा। तो फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। बट अपने को तो रो चाहिए, तो रो का वैल्यू क्या हो जाता है भाई? R इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L से डिवाइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है यहाँ पे? रेजिस्टेंस भी तो दिया होगा, 7 ओम है। वो तो लिखा है नहीं, 7 ओम है ना, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 7 ओम है। तो रेजिस्टेंस कितना पता है? 7 ओम। वो भी लिख दो भाई कहीं पे, अपने को ये भी तो लिखना है रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 ओम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। R इज इक्वल्स टू 7। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 22/7। 7 नीचे जाएगा, 4 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 22/7 नीचे आएगा। लेंथ कितना था? 220 लेंथ है इसका। अब सबको कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 7 के साथ कट गया, 22/10 हो गया जी, 10 टाइम से कट गया। तो फाइनली ये कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा 4 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -8 -1 -9। क्या मैं इसको 4 × 10⁻⁻9 ओम मीटर लिखूंगा? क्योंकि रेसिस्टिविटी का वैल्यू ओम मीटर ही तो होता है, मतलब यूनिट ओम मीटर ही तो होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, और जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू लिखना है। फिर यूनिट का चेक करना है जी, यूनिट सेम है कि नहीं, ठीक है। और जितना क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, बस इतना कर लो, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अ 5 ओम रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच टू 4 टाइम्स। हम यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है वायर को, इसको हमने 4 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच का मतलब जैसे वायर का देखो लेंथ इतना था पहले, अब उसको खींच के हमने इतना बड़ा बना दिया। तो भाई जब एक ही वायर को खींचोगे तो उसका एरिया घटेगा और लेंथ बढ़ेगा, जो वहाँ पे बताया था, है ना, कि जिस नंबर से लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से एरिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। तो ओरिजिनली जो है ना, मान लो लेंथ जो है वो L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। तो जो R1 गिवन है, R1 या तो R ही मान लो या R1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा? रो इंटू L/A होगा। और इसकी वैल्यू कितने गिवन है? 5 ओम। यानी वो वायर जो ओरिजिनली जिसका लेंथ हमें नहीं पता था, मान लेंगे लेंथ L है, एरिया A है और रेसिस्टिविटी रो है, मान लेते हैं भाई। तो R1 इक्वल्स टू रो इंटू L/A, जिसकी वैल्यू कितना है? 5 ओम है। अब जो चेंज किया गया है, तो जो न्यू लेंथ होगा
जो न्यू लेंथ फाइंड करेंगे, न्यू लेंथ एल डैश, तो ये एल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। हमने 5 स्ट्रेच टू 4 टाइम्स, क्या मैं 4L लिख सकता हूँ? ओके, देन न्यू एरिया कितना हो जाएगा भाई, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू वॉट, ए डैश कितना होगा, लेंथ को अगर तुमने 4 टाइम्स यानी स्ट्रेच किया, लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो ओरिजिनल एरिया था वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, पहले लेंथ L था, हमने लेंथ को खींच के 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले एरिया A था और अब नया एरिया हो जाएगा A/4। जिस नंबर से लेंथ को मल्टीप्लाई किया 4 से, उसी नंबर से डिवाइड भी करना है। तो ये चीज़ याद रखना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवीजन होगा, ठीक है। अब देखो जब नया रेजिस्टेंस तुम फाइंड कर रहे होगे R2, ठीक है, तो R2 का वैल्यू कितना होगा, रेसिस्टिविटी हो तो चेंज होता नहीं है भाई, क्योंकि वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश होगा, ठीक है। तो रो को रो लिख लेते हैं, एल डैश कितना है 4 टाइम्स ऑफ एल, ए डैश कितना है A/4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या मैं इसको 4 इंटू 4 लिख दूँ, चलो भाई ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या रो एल बाई ए का जो वैल्यू है, रो एल बाई ए का वैल्यू कितना दिया है, देखो रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं इसके जगह पे, यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मैं इसके जगह पे 5 लिख दूँ, लिख देता हूँ जी 5 ओम इंटू 4 कितना होता है 16 ओम होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 5 जा 80, तो कितना हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट गिवन है अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। देखो वायर पहले ये था, जैसे कुछ लेंथ है उसका ये है, उसको डबल कर दिया, मतलब फोल्ड कर दिया जी, तो वायर को फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा, होगा ना। अगर हमने वायर को फोल्ड कर दिया जी, तो एरिया क्या हो जाएगा आधा, जैसे पहले एरिया ए था, अब नया एरिया A/2 हो जाएगा। पहले लेंथ L था, अब लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी एरिया यहाँ पे 2A हो जाएगा ना, क्योंकि हमने फोल्ड कर दिया, तो भाई ये ज़्यादा मोटा हो गया। पहले इसका थिकनेस A था, अब इसको फोल्ड कर दिया तो थिकनेस 2A हो जाएगा। लेंथ पहले ज़्यादा था, अब लेंथ कम हो गया L/2। भाई यही तो होता है, डबल करने का मतलब ये है कि एरिया डबल हो गया, क्योंकि फोल्ड कर दिया तो थिकनेस बढ़ जाएगा उसका, लेकिन लेंथ छोटा हो जाएगा। तो जिस नंबर से एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से लेंथ को डिवाइड करेंगे जी, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यानी मान लेते हैं कि जो लेट द ओरिजिनल लेंथ भी L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A मान लेते हैं। तो जो R1 फाइंड करोगे तुम, R1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, रो इंटू L बाई ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है भाई कितनी है 6 ओम है। अब जो नया लेंथ होगा, जो नया पहले चूँकि रिलेशन एरिया में ये है ना, तो लिख लो तुम जो नया न्यू एरिया उसको A डैश मान ले, A डैश मान लो, तो वो डबल हो चुका भाई। देन न्यू लेंथ, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, L डैश कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। मतलब पहले ओरिजिनल एरिया A था, अब डबल हो चुका भाई, तो एरिया को डबल किया तो ये जो लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो नया रेजिस्टेंस R2 होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, रो इंटू एल डैश बाई ए डैश होगा। तो रो को रो रखेंगे अपन, एल डैश का वैल्यू कितना है L/2, और एरिया कितना है भाई, ये अपना 2A हो चुका है ना। तो रो L/2 इंटू 2 इंटू A, तो मैं इसको क्या लिख दूँ बताओ, रो L/A इंटू 1/4, मतलब जो लिखा है रो L/A उसको यहाँ लिख दिया, और ये 1/4 है, इसको एक जगह अलग लिख दिया। अब अपने को पता है रो L/A का वैल्यू कितना है, रो L/A का वैल्यू कितना है 6 ओम है, तो इसका जो वैल्यू है रो L/A वो दे रखा है भाई अपने को, कितना दिया हुआ है बताओ 6 ओम दिया हुआ है, और ये कितना है 1/4 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या ये 3/2 ओम नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 1.5 ओम नहीं लिख सकता हूँ बताओ, इज इट क्लियर, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, लेंथ को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी करंट भी गिवन है फ्रॉम द सोर्स। फिर पूछ रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 220 वोल्ट। कितना करंट वो ड्रॉ करेगा
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 220 वोल्ट कर दिया जाए तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि भाई तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू अफेक्टेड होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जी, यानी जो डेटा पहले गिवन था, क्या गिवन है जी बताओ? आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 100 वोल्ट, है ना। आपको करंट का वैल्यू भी पता है, कितना गिवन है? 5 एम्पियर दिया है। तो याद करो ओम्स लॉ से, क्या V का फॉर्मूला I इंटू आर हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो क्या मैं यहाँ से R का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन I। तो क्या अपने को V पता है? बिल्कुल पता है, 100/5, 520 जा। तो अपन R इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 20 ओम। नाउ अब देखो भाई, अपने को क्या पता है? रजिस्टेंस पता है कितना है? 20 ओम आ चुका है, 20 ओम है। क्या अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है नया वाला? बिल्कुल पता है, कितना है? 220 वोल्ट कर दिया गया। हमसे करंट पूछ रहा है, तो V इज इक्वल्स टू क्या है? I इंटू आर है। तो जब I का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? V डैश अपॉन R। तो V डैश कितना है? 220 बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20, 0 0 कैंसिल, 2 11 जा। तो क्या मैं इसको 11 एम्पियर लिख सकता हूँ? बताओ, इज इट क्लियर? ओके जी, तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने कराए हैं, और ध्यान रखना इसको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देन बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।